नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक प्लस नीट हिंदी मीडियम चैनल पर। और मैं हूं आपके सामने आपका बायोलॉजी एडुकेटर हिमांशु अग्रवाल। और आज एक बहुत अच्छा दिन है। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और आपको अच्छे से पता है हमने इंडिपेंडेंस डे के लिए रैंक प्लस और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत खास ऑफर, जो मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूं और फिर जब मैं लेक्चर एंड करूंगा तब सुनकर जाइएगा। इस ऑफर के अनुसार आपको बिना कोई पैसा दिया हुआ, बिना एक भी रुपये दिए हुए आप हमारे लाइव कोर्सेज को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं और आपके कोई दोस्त या भाई बहन जेई की तैयारी कर रहे हैं या 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं, तो वो हमारी पूरे साल भर तक की लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री में विदाउट इवन अ सिंगल पेनी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है हमारे पढ़ने की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता दिवस पर आपको हम एक ऑफर दे रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई बिना पैसे के हो और आपके माता पिता की जेब पर ज़्यादा पैसे का भार भी ना आए। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हो हम रोज़ मंडे से फ्राइडे मिलते हैं और हम कुछ ही समय पर एक बहुत ज़रूरी टॉपिक करते हैं। और आज का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी पादप जगत चैप्टर है, वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम, वो आपका आज की क्लास पर निर्भर है। तो इसको पढ़ने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर नीट के या कहीं से भी क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है पादप जगत के विभिन्न विभागों के तुलनात्मक लक्षण, कंपेरेटिव कैरेक्टर्स। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि पादप जगत के विभिन्न कितने विभाग हैं, 5 हैं, जिसमें सबसे पहले आता है शैवाल। और शैवाल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम कहते हैं एल्गी। दूसरे नंबर पर है ब्रायोफाइटा। तीसरे नंबर पर है टेरिडोफाइटा। चौथे नंबर पर है जिम्नोस्पर्म्स। और पांचवें नंबर पर है एंजियोस्पर्म्स। तो बेटा ये हम इनमें आपस में तुलना करेंगे, लेकिन ये जो तुलना होगी उससे पहले हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। शब्दावली। तो यहां पर मैं आपको एक हेडिंग लिख रहा हूं, पादप जगत के विवरण हेतु महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, तो कैसी शब्दावली है वो देखें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा जैसे आप आम का पेड़ देखते हैं तो आम के पेड़ में आपको तना दिखाई देता है, आपको पत्ते दिखाई देते हैं और आप उसमें जड़ें भी देख सकते हैं। तो पौधे जो हैं वो क्या सारे पौधे पूर्णतः विभेदित होते हैं? नहीं। तो पहला शब्द इस कैटेगरी में है वो है आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होता है? इन पौधों में जो काया होती है, काया, मूल माने जड़, तनों
एवं पत्तियों माने पर्णों में विभेदित नहीं होती। अगर पादप जगत की बात करें तो इसमें कौन आते हैं? शैवाल माने एल्गी, और कवक तो होते ही हैं ऐसे। कवक जगत को अभी तो हम अलग जगत में पढ़ते हैं, जब तक 4 जगत वर्गीकरण था आपको पता है, तो कवकों को भी पौधों के साथ ही पढ़ा जाता था। और एक वैज्ञानिक थे अंगर, अंगर ने कवक और शैवाल को दोनों को ही थैलोफाइटा में रखा था। वो अलग बात है कि अब कवक को बाहर निकाल लिया गया है, ठीक है। दूसरा जो शब्द है इसी श्रेणी में वो है कॉर्मोफाइटा। कॉर्मोफाइटा में क्या होता है? इन पौधों में काया वास्तविक मूल तनों व पर्णों में विभेदित होती है। अब आपको ये दोनों शब्दावली पता चल गई, तो अब इस शब्दावली को मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है जिसमें शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और साथ में मैंने कवकों को भी लिया है। तो देखते हैं कैसे। तो इस तरीके से ये टेबल है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें काया का विभेदन। काया का विभेदन। तो मैंने कवक इसलिए ले लिया है ताकि कवक की हम पादप जगत से तुलना कर सकें। तो काया का विभेदन ना ही कवकों में होता है और ना ही शैवालों में होता है। तो इन दोनों को हम कहते हैं थैलोफाइटा। वो अलग बात है, अब इसको इसमें से अलग निकाल लिया गया है, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन दोनों को हम किस समूह में रखते हैं? थैलोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में क्या होता है? वास्तविक मूल तने और पत्तियां नहीं होती, मतलब असलियत में मूल तने और पत्तियां नहीं होती, लेकिन पत्ते जैसे, मूल जैसे और तने जैसी संरचना पाई जाती है। मैं आपको बता देता हूं, जो पर्ण जैसी संरचना है उसको कैप्सूल कहते हैं, जो तने जैसी संरचना है उसको सीटा कहते हैं, और जो मूल जैसी संरचना है उसको पाद कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कुछ, मतलब कुछ हद तक वो विभेदित होती है, या फिर हम उसको लिखते हैं आधी सी, तो उसको हम थैलोफाइटा नहीं कहते। लेकिन टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में जो काया होती है वो पूर्ण रूप से विभेदित होती है, और ऐसी काया को, ऐसे पौधों को हम कहते हैं कॉर्मोफाइट्स या कॉर्मोफाइटा। समझ में आ गया? तो जब ये 13-14 पॉइंट्स आप पढ़ लोगे तो एक तरीके से पूरे पादप जगत के चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे शब्द पर। भ्रूणोद्भिद। भ्रूणोद्भिद का मतलब होता है एम्ब्रायोफाइट्स। एम्ब्रायोफाइट्स। और ये कौन से जीव होते हैं?
जिनके जीवन चक्र में जिनके जीवन चक्र में क्या होता है? जिनके जीवन चक्र में भ्रूण जनन उपस्थित होता है। ठीक बात है। और नंबर 4 में है अभ्रूणोद्भिद, माने नॉन एम्ब्रायोफाइट्स। ये कौन से होते हैं? जीव जिनके जीवन में जिनके जीवन चक्र में भ्रूण जनन उपस्थित नहीं होता है। तो अब हम अपनी टेबल पर आ जाते हैं। तो ये हम लिखेंगे नंबर 2। जीवन चक्र में भ्रूण जनन। तो कवकों में और शैवालों के जीवन चक्र में बेटा भ्रूण जनन नहीं पाया जाता। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? अभ्रूणोद्भिद, माने नॉन एम्ब्रायोफाइट्स। और भ्रूण जनन कहां से शुरू हो जाता है? ब्रायोफाइटा से। तो ब्रायोफाइटा में होता है, टेरिडोफाइटा में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है और एंजियोस्पर्म में होता है। तो यहां पर इन पौधों को मैंने लिख दिया भ्रूणोद्भिद, माने एम्ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट मतलब 5वां पॉइंट कहता है संवहन ऊतकों के बारे में। तो संवहन ऊतक जिसमें नहीं होते उनको कहते हैं असंवहनीय पादप, माने नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, या इनका एक और नाम है एट्रैकियोफाइट्स। एट्रैकियोफाइट्स पादप जिनमें संवहन ऊतक, संवहन ऊतक क्या होते हैं बेटा? जाइलम और फ्लोएम, जिनमें संवहन ऊतक माने जाइलम व फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है? अगला है संवहनीय पादप,
माने वैस्क्यूलर प्लांट्स, और इनको कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स। क्या कहते हैं बेटा? ट्रैकियोफाइट्स। तो ये पौधे कौन से होते हैं? इन पादपों में संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जाइलम के सारे अवयव हों, फ्लोएम के सारे अवयव हों। तो अब इसको चार्ट में भरते हैं। इस चार्ट में भरने से आपको पता चल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चंस के तरीके भी बताऊंगा। नंबर 3, संवहन ऊतक माने वैस्कुलर टिश्यूज। तो संवहन ऊतक ना कवकों में पाए जाते हैं, ना शैवालों में पाए जाते हैं, और ना ही पाए जाते हैं वो ब्रायोफाइट्स में। कहाँ से मिलने शुरू होते हैं संवहन ऊतक? टेरिडोफाइटा, फिर वो जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, फिर वो एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। तो जिनमें नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? असंवहनीय पादप, माने ए ट्रैकियोफाइट्स, या नॉन वैस्कुलर प्लांट्स भी कह सकते हैं। और टेरिडोफाइटा से क्या कहना हम शुरू करते हैं इनको? हम कहते हैं संवहनीय पादप। संवहनीय पादप माने वैस्कुलर प्लांट्स या फिर ट्रैकियोफाइट्स। ये चार्ट बहुत जरूरी है पादप जगत पढ़ने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है अगला पॉइंट, नंबर 7। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं बनते, तो उनको हम कहते हैं अबीजीय पादप, माने क्रिप्टोगैम्स या फिर नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। ये कौन से होते हैं? इन पौधों में बीज नहीं पाए जाते। इन पादपों में बीज नहीं पाए जाते। और अगले कौन से होते हैं? नंबर 8, बीज युक्त पादप। इन्हें हम कहते हैं फेनेरोगैम्स या फिर स्पर्मेटोफाइट्स। और ये कौन से होते हैं? इन पादपों में बीज उपस्थित होते हैं। इन पादपों में बीज उपस्थित होते हैं। तो ये अंतर है इनमें। अब इसको टेबल में भर लेते हैं। तो
बीज उत्पादन। तो बीजों का उत्पादन ना कवकों में होता है, ना शैवालों में होता है, ना ही ब्रायोफाइटा में होता है, ना ही टेरिडोफाइटा में होता है। वो केवल होता है जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां से इनको कह सकते हैं अबीजीय पादप माने क्रिप्टोगैम्स या नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। सॉरी, यहां तक। और इन दोनों को कह सकते हैं बीज युक्त पादप माने फेनेरोगैम्स या फिर स्पर्मेटोफाइट्स। एक पॉइंट, अब अगला पॉइंट है, वो मैं पहले पॉइंट डाल देता हूं। नंबर 5, जीवन चक्र में कायों के प्रकार। ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काय मतलब शरीर। क्या होता है, पौधों के जीवन चक्र में 2 प्रकार की काया होती है, ठीक है। तो पादपों के जीवन चक्र में आकारिकीय व कारिकीय रूप से विभेदित दो काया कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो काया है उसको हम कहते हैं युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है गैमीटोफाइट। क्या होता है? गैमीटोफाइट। और जो दूसरी काया होती है उसको हम कहते हैं बीजाणुद्भिद माने स्पोरोफाइट। अब ये जो युग्मकोद्भिद होती है ये कैसी होती है? ये होती है अगुणित माने N। और जो बीजाणुद्भिद होता है वो कैसा होता है? द्विगुणित माने 2N। युग्मकोद्भिद क्यों कहते हैं? क्योंकि यह युग्मक उत्पन्न करती है। जबकि जो बीजाणुद्भिद होती है इसको बीजाणुद्भिद क्यों कहते हैं?
क्योंकि यह बीजाणु उत्पन्न करती है। अब इसको अपनी टेबल में हम 2-3 तरीके से भर सकते हैं। सबसे पहला क्या था, जीवन चक्र में कायों के प्रकार। तो कवक के जीवन चक्र में एक ही काया होती है, शैवालों के जीवन चक्र में भी एक ही काया होती है, और उस काया का क्या नाम है? उसका नाम है युग्मकोद्भिद, माने गैमीटोफाइट। और ये गैमीटोफाइट कैसी होती है? ये होती है अगुणित, ये होती है अगुणित। और ब्रायोफाइटा में 2 काया होती हैं, टेरिडोफाइटा में भी 2 होती हैं, जिम्नोस्पर्म में भी 2 होती हैं, और एंजियोस्पर्म में भी 2 होती हैं। तो वो 2 काया कौन कौन सी हैं? वो हैं युग्मकोद्भिद, ये कैसी है? अगुणित, एवं बीजाणुद्भिद। और बीजाणुद्भिद को हमने क्या बोला है? स्पोरोफाइट। और ये कैसी है? द्विगुणित। ठीक, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, प्रभावी काया। क्या है बेटा? प्रभावी काया। अब इन विचारों के कवकों और शैवालों के पास तो एक ही काया है, तो वही प्रभावी होगी। लेकिन ब्रायोफाइटा के पास 2 काया है, लेकिन कवकों में, शैवालों में और ब्रायोफाइटा में, तीनों में जो काया प्रभावी होती है वो होती है युग्मकोद्भिद। और टेरिडोफाइटा से उल्टा हो जाता है, यहां से एंजियोस्पर्म्स तक जो प्रभावी काया होती है उसको हम कहते हैं बीजाणुद्भिद। तो जब आप क्लास करके घर से अगर कर रहे हैं, बाहर निकलेंगे, तो जो आपको सामने पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो है वास्तव में बीजाणुद्भिद। जैसे जैसे हम शैवालों से ऊपर की तरफ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स तक, वैसे वैसे युग्मकोद्भिद छोटा होता जाता है, लेकिन बीजाणुद्भिद बड़ा होता जाता है। तो जैसे यहाँ पर तो केवल कवकों में केवल युग्मकोद्भिद होता है, तो जो हमें काई दिखाई देती है, काई जो हमें शैवाल दिखाई देती है हरी हरी पानी की सतह पर या जहाँ पानी टपक रहा है, तो वो जो हमें हरा हरा दिखाई दे रहा है ना, वो युग्मकोद्भिद है, क्योंकि उसमें तो बीजाणुद्भिद होता ही नहीं है। लेकिन जो आम का पेड़, पीपल का पेड़ हम अपने घर के सामने देख रहे हैं या हम अपने घर के बगीचे में देख रहे हैं, वो सब क्या होते हैं? बीजाणुद्भिद। और एंजियोस्पर्म्स में मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं युग्मकोद्भिद छोटा होता जाता है। तो एंजियोस्पर्म्स के जो युग्मकोद्भिद हैं, नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं, और मादा युग्मकोद्भिद को हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, भ्रूण कोश। तो वो तो हमें नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देता, इतना छोटा होता है। अब अगला जो शब्दावली है वो है हमारी शब्दावली नंबर 7। ये है पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण माने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है, जैसे मेरी पीढ़ी,
मुझसे ऊपर पीढ़ी मेरे पिताजी की, उनसे ऊपर दादाजी की, अगली पीढ़ी मेरे बच्चे। तो एकांतरण का मतलब होता है एक एक छोड़ के एकांतर। तो पीढ़ी एकांतरण का मतलब है किसी जीव के जीवन चक्र में द्विगुणित माने 2n व अगुणित माने n अवस्थाओं का एक के बाद एक एकांतर क्रम में आना। कहलाता है पीढ़ी एकांतरण। माने पहले द्विगुणित अवस्था, एक तरफ अगुणित, तो द्विगुणित के बाद ये आ गई, इसके बाद ये आ गई। जैसे मैं कैसा हूं, मैं हूं द्विगुणित। जब भी मुझे अपने बच्चे चाहिए होंगे या मैं कोई संतान की इच्छा रखूंगा तो मेरा शरीर क्या बनाएगा, युग्मक। क्या बनाएगा बेटा, युग्मक बनाएगा, गैमीट्स। और युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित। मेरा शरीर बनाएगा शुक्राणु जो अगुणित है, मेरी पत्नी का शरीर का जो युग्मक होगा वो होगा अंडाणु, तो दोनों अगुणित होंगे। तो दोनों निषेचन करेंगे और NN दोनों मिलकर युग्मनज बना देंगे जो द्विगुणित है। फिर युग्मनज में विभाजन होगा, भ्रूण बनेगा और वो भ्रूण फिर क्या उत्पन्न कर देगा, संतान। तो मेरी संतान भी कैसे होगी, द्विगुणित, लेकिन वो बनी किससे, युग्मकों से। वो कैसे थे, अगुणित। तो द्विगुणित के बाद अगुणित और फिर द्विगुणित फिर अगुणित, ऐसे जीवन चक्र चलते रहना, उसको क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण। और पीढ़ी एकांतरण दो प्रकार का होता है। एक होता है समरूपी पीढ़ी एकांतरण, माने होमोमॉर्फिक alternation of generations और विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण, माने हेटेरोमॉर्फिक alternation of generations। ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग तो इसको पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन इससे ना हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो समरूपी पीढ़ी एकांतरण किसमें होता है, उन जीवों में होता है जिनके जीवन चक्र में आकारिकीय रूप से विभेदित केवल एक ही काया होती है।
केवल एक ही काया होती है। जबकि विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? उन जीवों में होता है जिनके जीवन चक्र में आकारिकीय रूप से विभेदित दो काया उपस्थित होती हैं। और आपको तो पता है वो दो काया कौन सी हैं? युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। अब सवाल आता है कि जब समरूपी पीढ़ी एकांतरण में एक ही काया उपस्थित है तो वो पीढ़ी एकांतरण होता किस किस के बीच है? तो इसमें जो अगुणित संरचना है वो होती है युग्मकोद्भिद। क्या होती है? युग्मकोद्भिद। ये कैसी होती है? अगुणित। और ये किसके साथ पीढ़ी एकांतरण करती है? युग्मनज के साथ। युग्मनज माने जाइगोट, क्योंकि इसमें तो दूसरी काया बनती ही नहीं है, युग्मनज बनना जरूरी है। तो युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित। तो युग्मकोद्भिद से ये और इससे ये। तो इस तरह के पीढ़ी एकांतरण को कहते हैं समरूपी पीढ़ी एकांतरण। लेकिन विषम रूपी किस किस के बीच में होता है? इसमें तो दो काया हैं, एक है युग्मकोद्भिद और दूसरा है बीजाणुद्भिद, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो गैमीटोफाइट कैसा होता है? अगुणित। और स्पोरोफाइट कैसा होता है? द्विगुणित। तो इसको हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। आ गया समझ में? अब इसको टेबल में भर लेते हैं, है ना? तो टेबल में हमने पहले तो ये भर दिया प्रभावी अप्रभावी कौन सी है। अब है नंबर 7 पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण कवकों में है, शैवालों में है, ब्रायोफाइटा में है, टेरिडोफाइटा में है, जिम्नोस्पर्म्स में है और एंजियोस्पर्म्स में है। लेकिन कवकों और शैवालों में कौन सा है? समरूपी। समरूपी पीढ़ी एकांतरण। और ब्रायोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म्स में कौन सा है? विषम रूपी। विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण। आप खुद देखोगे जब भी आप पूरी टेबल पढ़ लोगे अच्छे से, और जितनी भी मैं आपको ये शब्दावली लिखवा रहा हूँ ये आप अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद आपको शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सब बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। अगला शब्द है जो है अर्धसूत्रण या न्यूनकारी विभाजन। या अर्धसूत्रण के प्रकार। कितने प्रकार का होता है? ये होता है 2 प्रकार का, सॉरी ये होता है 3 प्रकार का। पौधों में 2 प्रकार का होता है और तीसरा जंतुओं में होता है।
3 प्रकार। तो ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा ये कैसे कैसे होता है। नंबर 1 बेटा, यदि युग्मनज, युग्मनज माने जाइगोट, जैसे ही युग्मनज बना और युग्मनज के अंदर हो गया अर्धसूत्रण और बन गए बीजाणु, और बन गए बीजाणु। बीजाणु माने स्पोर्स, और बीजाणु कैसे होते हैं? अगुणित। तो इस प्रकार के अर्धसूत्रण को हम कहते हैं नंबर 1 युग्मनजीय अर्धसूत्रण। क्या कहते हैं? युग्मनजीय अर्धसूत्रण माने जाइगोटिक मियोसिस। ये कवकों और शैवालों में होता है। नंबर 2, यदि बीजाणु मात्र कोशिकाओं, कोशिका लिख रहा हूं, बीजाणु मात्र कोशिका माने स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्रण हो, जिसके परिणाम स्वरूप बीजाणु बने, तो बीजाणु अगुणित होते हैं, बीजाणु मात्र कोशिका 2n होती है। इस प्रकार के अर्धसूत्रण को हम कहते हैं बीजाणुक अर्धसूत्रण माने स्पोरिक मियोसिस। और बेटा ये जो दोनों 1 और 2 नंबर पढ़े हैं हमने, ये किस में होते हैं? पौधों में। पादपों में। तीसरे नंबर की जो है वो है युग्मक मात्र कोशिका माने गैमीट मदर सेल में अगर हो और क्या बने? युग्मक माने गैमीट्स। युग्मक होते हैं n और युग्मक मात्र कोशिका होती है 2n। इसे कहते हैं इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे युग्मकीय अर्धसूत्रण माने गैमीटिक मियोसिस। और ये कहाँ पर होती है बेटा? ये होती है हमारे अंदर या फिर जंतुओं में। तो फिलहाल तो हमें किस पर ध्यान देना है? पादपों वाली 2 में। तो अब इसको हम टेबल में भर लेते हैं। यहां पर पॉइंट नंबर 8, न्यूनकारी विभाजन का प्रकार। कवकों में और शैवालों में कैसा होता है? युग्मनजीय अर्धसूत्रण मतलब जाइगोटिक मियोसिस।
लेकिन ब्रायोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक कैसा होता है? बीजाणुक अर्धसूत्रण, माने स्पोरिक मियोसिस। एक और पॉइंट मैं यहां पर इस पेज में आपको बता रहा हूं, यह है पॉइंट नंबर 9। ये क्या है? जीवन चक्र का प्रकार। जीवन चक्र का प्रकार, ये तो आपको पता ही है। मैं आजकल आपको चक्र भी पढ़ा रहा हूँ। मैंने शैवालों का चक्र पढ़ा दिया है, ब्रायोफाइटा का पढ़ा दिया है, मैंने कवकों का पढ़ा दिया है चैप्टर 2 में, जिम्नोस्पर्म का पढ़ा दिया है, टेरिडोफाइटा का पढ़ा दिया है। एंजियोस्पर्म्स का तो हमारा जो चक्र है वो हम उसमें पढ़ते हैं, 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें जीवन चक्र जो कवक और शैवालों में होता है उसको कहते हैं हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में होता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र, और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में होता है डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र। क्या होता है? डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र। तो ये 9 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए, ताकि आपसे कोई कुछ भी पूछे आपको ये पता हो। नेक्स्ट, अब है पॉइंट नंबर 10, नर जनन अंग। तो कवक में हम इसको कहते हैं नर जननांग, माने मेल गैमीटेंजिया। शैवालों में नर जनन अंग को हम क्या कहते हैं? शैवालों से लेकर पूरे जिम्नोस्पर्म्स तक जो होता है उसको हम कहते हैं पुंधानी। क्या कहते हैं? पुंधानी। पुंधानी माने एंथीरिडियम। क्या होता है पुंधानी में? एंथीरिडियम, है ना, एंथीरिडियम। तो ये नर जनन, और ये कहां तक होता है? ये होता है जिम्नोस्पर्म तक। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है? वो होता है पुमंग। पुमंग माने एंड्रोशियम। ठीक, अब आते हैं नंबर 11 पर, जो है अपना नंबर 11, मादा जनन अंग। तो कवकों में उसको कहते हैं मादा जननांग। मादा जननांग माने फीमेल गैमीटेंजिया। और शैवालों में इसे कहते हैं अंडधानी, माने ऊगोनियम। ब्रायोफाइटा से लेकर जिम्नोस्पर्म्स तक इसे कहते हैं
स्त्रीधानी, स्त्रीधानी माने आर्चिगोनियम। बहुत से लोग इसको आर्किगोनियम भी कह सकते हैं, ये अपने अपने प्रोनाउंसिएशन पर है, आर्चिगोनियम। और यहां पर एंजियोस्पर्म्स में इसे कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग माने गाइनोशियम। है ना? अगर आप इस चैप्टर के शुरू में ये सारी चीजें पढ़ लें तो मजा आ जाएगा। नंबर 12, निषेचन हेतु जल की आवश्यकता। कवकों में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन शैवालों में होती है, ब्रायोफाइटा में होती है, टेरिडोफाइटा में होती है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में नहीं होती। शैवालों में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में जो नर युग्मक होता है उसको हम पुमणु कहते हैं, एंथीरोजोइड। वो कशाभिकी होता है और वो तैर के पानी में जाता है और मादा जनन अंग तक जाकर वहां पर निषेचन कर लेता है। क्या कर लेता है? निषेचन। ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट जो है अध्ययन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्ययन क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 13, अध्ययन विज्ञान। तो जब हम कवकों को पढ़ते हैं तो कवकों के अध्ययन विज्ञान को हम कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? माइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी। टेरिडोफाइटा के अध्ययन को टेरिडोलॉजी। जिम्नोस्पर्म्स के अध्ययन को जिम्नोस्पर्मोलॉजी। एंजियोस्पर्म्स के अध्ययन को एंजियोस्पर्मोलॉजी। ऑल गुड? जल्दी बोलिए, समझ में आ रही हैं चीजें? अब है हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट, 14वां पॉइंट, जनक। कवकों के जनक कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, ये मैंने आपको पढ़ाया है कवकों में। जल्दी बोलिए, कौन है? डी बेरी। शैवालों के कौन हैं? वो हैं एफ ई फ्रिटिस्ट। ब्रायोफाइटा के कौन हैं? ब्रायोफाइटा के दो हैं। कुछ लोग केवर्स को मानते हैं जनक और कुछ मानते हैं हेडविक को। इनमें टाई है। टेरिडोफाइटा में कौन है? बोवर्स। जिम्नोस्पर्म के और एंजियोस्पर्मोलॉजी के जनक हमें नहीं पढ़ने क्योंकि ये बहुत सारे हैं। एंजियोस्पर्मोलॉजी और जिम्नोस्पर्मोलॉजी में तो कार्यकी के जनक स्टीफन हेल्स हैं, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। ऐसे सारे बहुत अलग अलग हैं। तो और आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर 15। बोलिए, ये हैं भारतीय जनक। भारतीय जनक में कवकों में है माइकेली। वैसे कवकों में टाई होता है, इसमें और भी बहुत सारे हैं। शैवालों में है एम
OP आयंगर, MOP आयंगर। ब्रायोफाइटा में कौन है? वो है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। टेरिडोफाइटा के कौन है? प्रोफेसर S बीर। और जिम्नोस्पर्मोलॉजी और एंजियोस्पर्मोलॉजी हमें पढ़ना ही नहीं है। तो बेटा ये जो 15 पॉइंट की टेबल है और ये जो सारी शब्दावली है, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ ली, दिमाग में बैठा लिया और उसके बाद आपने शैवाल, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म्स पढ़े, तो आपका ये चैप्टर इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा कि कोई आपको हरा नहीं सकता। जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछें कि इनमें से कौन से पादप संवहनीय क्रिप्टोगैम्स हैं, तो क्रिप्टोगैम्स कहाँ तक हैं? क्रिप्टोगैम्स हैं यहाँ तक, यहाँ तक है, लेकिन संवहनीय यहाँ तक तो संवहन उत्तक है नहीं, केवल ये है जिसमें संवहन उत्तक भी है और ये क्रिप्टोगैम्स भी हैं, माने बीजयुक्त पादप। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। तो अगर आप इस तरह की तैयारी करेंगे तब तो आपका नीट में अच्छे से सिलेक्शन होगा और अच्छे से अच्छा टॉप मोस्ट कॉलेज मिलेगा। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैंने आपको पहले भी कहा था, हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए पैसों से स्वतंत्रता। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर, इंडिपेंडेंस डे पर हम लाए हैं आपके लिए इंडिपेंडेंस डे ऑफर, जो आज रात को 12 बजे ख़त्म हो रहा है। और इस ऑफर के अनुसार अगर आप लिंक में दिए गए फॉर्म को भरते हैं तो हम आपको अपनी एप्लीकेशन पे, रैंक प्लस एप्लीकेशन पर पूरे साल फ्री में लाइव क्लासेस देंगे, जिसमें आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये ध्यान से सुन लें, हम YouTube पर तो नियमित रूप से आएंगे ही आएंगे, लेकिन YouTube पर हम आपको पढ़ाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन अपनी एप्लीकेशन पर हम आपको पढ़ाएंगे A to Z सारे टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में नोट्स के साथ, ताकि आपके पास रहे कि मेरा ये सब्जेक्ट पूरा हो गया है। YouTube पर तो हम रैंडम टॉपिक्स पढ़ाते हैं, कभी इस चैप्टर का टॉपिक ले लिया, कभी उसका ले लिया, भले वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एप्लीकेशन पर वो भी फ्री में पढ़ना। तो ये है हमारी जेबों की स्वतंत्रता कि हम क्यों कहीं पैसा दें, क्यों हम किसी कोचिंग संस्थान में पैसा दें। हो सकता है आपके माता पिता के पास पैसा नहीं हो सकता है आप 2-3 साल ड्रॉप कर चुके हो और आप बहुत पैसा फूंक चुके हो, लेकिन आप जुड़िए रैंक प्लस के साथ और आप कॉल कीजिए आज ही 9116300300। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, 9116300300। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए बेटा, और कॉल करके हमें फ्री में रजिस्टर कीजिए, बिल्कुल फ्री। और इस नीट बैच में मैं पढ़ाऊंगा आपको बायोलॉजी, सौरभ अग्रवाल सर जो टॉपर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, और भास्कर देव सर जो केमिस्ट्री के हैं और IIT रुड़की पास आउट हैं, वो आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। और आपके कोई छोटे भाई बहन, दोस्त या कोई जानने वाले हों जो JEE में करना चाहते हो, तो JEE का बैच भी हमने इंडिपेंडेंस डे के लिए बिल्कुल फ्री किया हुआ है। वो आज रात 15 अगस्त को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और कोई आपके जान पहचान में 8th 9th 10th 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं में भी हो, तब आप उसको हमारे इस ऑफर के बारे में बता सकते हैं। नंबर याद कर लीजिए, बहुत आसान है, 9116300300 9116300300। तो इसी के साथ आपको ये गणतंत्रता दिवस बहुत शुभ हो। अपनी देश की आज़ादी को मनाइए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए, और इतने अच्छे से पढ़िए कि अगले साल 2025 के नीट में सफलता आपके कदम चूमे। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट।